हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में और कंपेयर करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम को न्यू पेंशन स्कीम के साथ में और न्यू पेंशन को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के साथ में। और हम देखेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट लेकर के आई है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं एनपीएस की कंपैरिजन में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम समझना है, यूनिफाइड पेमेंट स्कीम समझनी है, तो सबसे पहले हमें ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम को अच्छे से समझना होगा। तो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को देख लेते हैं, जो कि 2004 तक थी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को हम ट्रेडिशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, और जिसके अंतर्गत क्या होता था कि जो एम्प्लॉय होता था उसकी लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, मतलब कि रिटायरमेंट के टाइम पर अगर मान लो उसकी बेसिक पे है 1,00,000 रुपये, और तो उसका 50,000 मतलब कि 50% ऑफ द एम्प्लॉयज़ लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, तो 50,000 प्लस DA महंगाई भत्ता, जो रिटायरमेंट के बाद में DR बोलते हैं, डियरनेस रिलीफ बोलते हैं, वो उसको एज ए पेंशन मिलती थी। ये है जो पेंशन मिलती थी वो फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट होती थी। ठीक है, उसके अंदर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी का उसमें कोई योगदान नहीं होता था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद में जैसे मैंने DA के बारे में बताया आपको, डियरनेस रिलीफ, वो उसके अंदर मिलता रहता था जब जब महंगाई भत्ता इंक्रीज होता था तब। उसके साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम में जो ट्रेडिशनल पेंशन स्कीम है, उसमें हमें ग्रेचुइटी भी देखने को मिलती थी, फैमिली पेंशन देखने को मिलती थी और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी थी, जिसकी वजह से इसको एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से लाइक करते थे। और इससे क्या होता था कि फ्यूचर सिक्योर रहता था, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती थी रिटायरमेंट के बाद में कर्मचारियों के लिए। तो ये सबसे बेस्ट स्कीम मानी जाती है आज तक की। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अगर हम देखें तो अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है। ठीक है, अब ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा क्या था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि इसको अबॉलिश कर देते हैं और न्यू पेंशन स्कीम ले आते हैं। तो जब ये न्यू पेंशन स्कीम लेकर के आए तो उन्होंने एक बेसिक सा रीज़न दिया कि ये जो फिजिकल बर्डन ऑन गवर्नमेंट, जो फाइनेंशियल जो बर्डन बढ़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पेंशन की वजह से। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि न्यू पेंशन स्कीम लेके आते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मतलब कि जो 10% एटलीस्ट जो कर्मचारी पे करेंगे, उसके बाद में 14% हम पे कर देंगे, और दोनों मिला करके हम इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने के बाद में जो अमाउंट आएगा वो हम दे देंगे पेंशन के रूप में। तो मतलब फाइनेंशियल जो बर्डन होगा वो गवर्नमेंट के ऊपर से एटलीस्ट थोड़ा बहुत कम होगा। अगर हम इस चीज़ को देखें कि हाँ फिजिकल बर्डन कितना बढ़ रहा था, तो देखिए एक डेटा है ये 2021 के अकॉर्डिंगली, जो मतलब कि 3,272 करोड़ एज ए पेंशन लाइबिलिटी देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट 1990 के अंदर, जो कि 2021 के अंदर बढ़ करके 1,90,886 करोड़ हो गई। आप देख सकते हो कि कितना ह्यूज अमाउंट ओनली पेंशन के लिए जाता है। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली डिसाइड किया कि न्यू पेंशन स्कीम लेकर के आएंगे। ठीक है, पेंशन स्कीम क्या थी बेसिकली? न्यू पेंशन स्कीम मार्केट लिंक्ड एक स्कीम थी। यही एक बेसिक रीज़न था जिसकी वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसको अपोज कर रहे थे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम में क्या था कि एम्प्लॉय एंड द गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते थे पेंशन के लिए, और जो एनपीएस जो थी वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए कोई भी उसको ऑप्ट कर सकता था। शर्त ये थी कि 10% वो उसको कंट्रीब्यूट करे और 14% गवर्नमेंट पे करेगी, तो आराम से वो मतलब कि न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आ सकते थे। एनपीएस के की फीचर्स क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो उसके अंदर जैसे भी मैंने बताया आपको 10% ऑफ द बेसिक प्लस DA पे करना होता था, और गवर्नमेंट उसके अंदर 14% पे करती थी। ठीक है, इसके अंदर कोई गारंटीड रिटर्न के बारे में बात नहीं होती है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि 50% मिलता था बेसिक प्लस DA का ना, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या है कि ये डिपेंड्स अपॉन द मार्केट्स वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो अगर हम मार्केट की वॉलेटिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हमें कोरोना का टाइम भी नहीं भूलना चाहिए, जिसके टाइम पर मतलब कि मार्केट क्रैश हो गया था, मार्केट डाउन चला गया था। तो उस टाइम पर क्या, ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये दोनों अमाउंट आता है, जो 14% और 10% जो कंट्रीब्यूट होकर के अमाउंट जाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, उसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर, इक्विटीज़ के अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करती है, और जो अमाउंट आता है वो पेंशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब फिक्स नहीं है, जितना होगा उतना ही दे दिया जाएगा। अभी हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम एज इट इज़
फिक्स्ड पेंशन अमाउंट की बात करती है, लेकिन वेट, फिक्स्ड पेंशन अमाउंट की बात करती है, ये तो सभी कह रहे हैं, न्यूज़ के अंदर भी आपने सुना होगा कि हाँ 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉइंग सैलरी होगी उसकी आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या जो 25 ईयर ऑफ सर्विस से कम करता है क्या उसको भी मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसको क्या है कि उसको नहीं मिलेगा। उसके साथ में क्या है कि जो 10 से 25 साल मतलब कि 10 ईयर से बिलो वाला तो कुछ बताया नहीं है इसमें, जो 10 ईयर सर्विस करेगा उसको मिनिमम 10,000 रुपये पे कर दिया जाएगा एज ए पेंशन के रूप में। उसके बाद में बोल दिया है कि 25 ईयर्स ऑफ सर्विस हो गए ना तो उसको 50% वाले क्लोज के अंदर जाएगा वो, ठीक है। अब 25 साल से मान लो कि 24 साल के ऊपर किसी का मान लो कि सुपरएनुशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया उसका, तो उसका क्या होगा, तो उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगा। मतलब कि 24 ईयर मतलब कि उसको मिल जाएगा, उसका जस्ट डबल मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो 48,000 रुपीज़। जैसे 25 का 50,000 था तो 24 का 48 कर दिया, 23 का 46 हो गया, 22 का 44,000 हो गया। शर्त ये है कि ये मतलब 10,000 से कम नहीं जा सकता इसके अंदर अमाउंट, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात क्या है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर इसके अंदर जो पहले 14% अमाउंट कंट्रीब्यूट करता था गवर्नमेंट, अभी इसके अंदर 18.5% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन था 10%, वो 10% का 10% ही रहने वाला है, ठीक है। ये भी जैसे सिमिलर टू ओपीएस की तरह ही इसके अंदर भी डीए मिलता रहेगा कंटिन्यूसली और इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया आपको 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलनी है इसके अंदर इसको, एक सर्वेंट को अगर वो 10 साल सर्विस कर लेता है तो लम्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फैमिली पेंशन वगैरह, ग्रेच्युटी वगैरह वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। अभी हम यूपीएस की अदर साइड के बारे में बात करते हैं। जो यूपीएस है वो भी प्रेजेंटली हमें हाइब्रिड मॉडल के अकॉर्डिंगली देखने को मिलती है। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है, जैसे कि देखो, पहला आप समझिए कॉन्सेप्ट डिफाइंड बेनिफिट को और दूसरा समझिए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन को। डिफाइंड बेनिफिट्स की बात हो रही है तो ओनली आप गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो बेनिफिट्स मिलने हैं तो मतलब कि जो एम्प्लॉयर है मतलब गवर्नमेंट है, अभी हम एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को रेफर कर लेते हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की कंपल्सन है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 50% का जो अश्योर्ड अमाउंट है वो उसको एज ए पेंशन के रूप में दे अंडर द यूपीएस, अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर जैसे कि आपको पता है 10% एक गवर्नमेंट सर्वेंट पे करेगा और 18.5% पे करेगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर अगर लॉन्गेविटी ऑफ द एज वगैरह होगी, सर्विस लॉन्गेविटी होगी, तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है कि नुकसान होगा इंडिविजुअल को, जो एम्प्लॉई है उसको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो फाइनल अमाउंट है पेंशन का वो डिटरमाइन करेगा, अभी भी मार्केट डिटरमाइन करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखते हो गवर्नमेंट बात करती है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मतलब कि एकीकृत, यूनिफाइड, यूनिफॉर्मिलिटी लानी चाहती है। तो जो एवरेज अमाउंट होगा 12 महीने का उसका मतलब कि पेंशन के रूप में वो करेगा। लेकिन उन बंदों का क्या जो हाल ही में प्रमोट हुई हों और उनके हिसाब से अगर आप चूज़ करना चाहो तो उनको तो उनके साथ में तो नुकसान हो जाएगा। एंड जो यंगर एम्प्लॉई हैं वो क्या मतलब कि यूपीएस में जाने से उनको बेनिफिट है, तो उनको तो बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हाई रिटर्न्स अगर मिलना है तो वो इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली मिलता है, जो मतलब कि यूपीएस के अंदर आपको नहीं मिलेगा। यूपीएस के अंदर आपको मतलब कि एक बेसिक एवरेज सैलरी, एवरेज पेंशन के बारे में बात कर रही होती है गवर्नमेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे इन तीनों में डिफरेंसेस के बारे में। तो ओपीएस है, वो ओपीएस क्या करती है, गारंटीड पेंशन 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, ठीक है। एनपीएस के अंदर क्या है, मार्केट लिंक्ड है, इसमें कोई गारंटी वारंटी की बात कोई नहीं करता भैया। यूपीएस के अंदर क्या है, यूनिफाइड पेंशन 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे बिफोर रिटायरमेंट विथ इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। लेकिन ये बात हो रही है 50% की किसके बारे में, जिन्होंने 25 साल की सर्विस कर ली है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या है, ओपीएस में ऑफकोर्स कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था एम्प्लॉय का, और एनपीएस के अंदर क्या है कि 10% था, जो सेम 10% इसमें भी रखा गया है। टैक्स बेनिफिट तीनों में सिमिलर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मिनिमम पेंशन जो ओपीएस के अंदर 9,000 मिनिमम पेंशन मिलनी होती थी, राइट, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 9,000 इसके अंदर मिनिमम मिलती थी।
एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं था, और इसमें अभी क्या किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर 10,000 मिनिमम पेंशन कर दी गई है। ठीक है, लमसम पेमेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ग्रेच्युटी अप टू 20 लाख इसके अंदर मिलती है, मैक्सिमम 20 लाख से कम ही मिलती थी, और 20 लाख से ज़्यादा नहीं मिलती थी ग्रेच्युटी वगैरह। लमसम विड्रॉल अमाउंट के बारे में बात करती है एनपीएस, और इसके अंदर भी सेम सिमिलर टू एनपीएस है। फंडिंग सोर्सेस है गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट खुद पे करती थी पूरा का पूरा अमाउंट। इसके अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता था और मार्केट इन्वेस्टमेंट दोनों की तरफ से होता था। इसमें गवर्नमेंट बैक भी है, ब्लेंडिंग स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मतलब दोनों से भी हो रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, गवर्नमेंट भी पे कर रही है, गवर्नमेंट सर्वेंट भी पे कर रहा है, और उसके बाद मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, और वहाँ से भी जो अमाउंट आ रहा है उसके हिसाब से पेमेंट हो रहा है बाद में पेंशन के रूप में। अब हम बात करेंगे ये कौन सा अच्छा है। ओपीएस ऑफकोर्स सबसे बेस्ट है। एनपीएस क्या है, यंगर एम्प्लॉय मस्ट थिंक अबाउट दिस इफ़ बिलो 25 ईयर्स वो रिटायरमेंट हो रहे हैं तो ठीक है, उनको सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको अच्छे से समझने के लिए कि हाँ, जो यंगर एम्प्लॉई हैं, जो मतलब कि 25 साल से पहले रिटायर हो रहे हैं, तो उनको एनपीएस में ही रखना चाहिए, कायदे से उनको एनपीएस में ही रहना चाहिए, ओपीएस में जाने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। कंस्ट्रक्टिवली अगर आप इसको देखते हो गवर्नमेंट एंगल से तो ये दी बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से हैं, ये हैं कि देखो एनवायरनमेंट के अंदर भी ऐसी बातें चल रही होती है, जो अग्निवीर है वो 4 साल की सर्विस करता है और उसको कोई पेंशन के बारे में कोई बातचीत नहीं है, लेकिन एमपीएमएलए 5 साल के टर्म के लिए आते हैं, इनका क्या वो फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज नहीं करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर? ये स्टेप्स सारे के सारे ले जाए गए फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए ले रहे हैं। जो पेंशन के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाते हैं वो फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए ही तो गवर्नमेंट्स लेकर के आती है, लेकिन इनके बारे में तो कोई देख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप इसके बारे में कमेंट कीजिए, और एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज